हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए कितने न्यायाधीशों का एक पैनल गठित किया? और सही जवाब है ऑप्शन ए 3। ये 3 जजों का जो है एक पैनल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो यह चेक करेगा कि सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, उनके खिलाफ जो अभी एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का एक केस किया है उसमें क्या सच्चाई है, और उसको जानने के लिए ही यह पैनल गठित किया गया। इस पैनल में सीजेआई रंजन गोगोई जो कि अभी सबसे सीनियर मोस्ट है, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चूंकि इनके खिलाफ मामला है इसीलिए ये उस पैनल में नहीं होंगे। लेकिन इनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो जज है, वो है, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये एक पैनल बनाया गया। और वो जो सबसे वरिष्ठ है सीजेआई के बाद, वो है जस्टिस एस.ए. बोबडे। उनकी अध्यक्षता में ये पैनल गठित किया गया, जिसमें एन.वी. रमन्ना और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी हैं। इंदिरा बनर्जी आपको मैंने पहले बताया था अपने इस वीडियो के माध्यम से ही कि 7 अगस्त 2018 को उन्हें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो है जस्टिस नियुक्त किया गया था। ये पैनल जो इस केस की, जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये केस है, इसका जो पहला जो सुनवाई होगा वो है 26 अप्रैल को, यानी कि कल के दिन इसकी पहली सुनवाई होगी। और इसमें जिन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उनको बुलाया गया है। साथ ही चीफ जस्टिस के साथ जो उनके जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके वर्जन को लेने के लिए उन दोनों को बोला गया है कि आप लोग अपना अपना पक्ष लेके आए। और सबसे अहम बात कि ये जो कार्रवाई होगी वो इन कैमरा होगी, कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये सारी बातें होगी। आपको बता दूं कि ऐसा ये पहला मामला है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जब किसी जज के विरुद्ध, और वो भी चीफ जस्टिस के विरुद्ध, किसी तरह का सेक्सुअल मामला के जो है उसकी जांच चल रही है, उसके लिए पैनल गठित किया गया है। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में ये एक कदम बताया जा सकता है। और हम आज का दूसरा सवाल पे चलेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के दूध और उससे बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना या चीन। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक आप आयरनी ये कह सकते हैं कि हालांकि इंडिया जो है अपना कोई भी जो मिल्क या मिल्क के जो प्रोडक्ट है वो अभी तक वो चाइना से जो है इंपोर्ट नहीं करती, आयात नहीं करता, लेकिन फिर भी एहतियातिक तौर पर एक बोले कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत उसने जो ये दूध के जो उत्पाद हैं या दूध हैं उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले 2008 में ही जो है इसके ऊपर बैन लगा दिया था, और तब से लगातार ये बैन को बढ़ाते जा रहे हैं। अंतिम बार जो बैन उन्होंने लगाया था पिछले साल, जिसमें बताया गया था कि 24 अप्रैल तक ये बैन रहेगा, लेकिन जैसे ही 24 अप्रैल का दिन हुआ, आज सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसे फिर से आगे बढ़ा दिया, और ये जो है अनलिमिटेड, यानी इसके लिए कोई टाइम नहीं बताया। लेकिन ये टाइम कब फिक्स किया जाएगा उसके लिए सरकार ने कहा है कि जो भी हमारे पास जितने भी पोर्ट हैं जहाँ से चाइना का गुड्स आता है, उस पोर्ट पे जब तक हम अपना वैसा जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपना लैब नहीं बना लेते, लेबोरेटरी, ताकि वहाँ पे चेक किया जा सके, तब तक हम चीन से जो है दूध नहीं मंगवाएंगे। अभी तो वैसे भी नहीं मंगवाते हैं। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, ऐसा देखा गया था कि जो भी चीन के दूध हैं, उनके उत्पाद हैं या बेबी फूड्स हैं, उसमें मेलामाइन पाई गई थी, जो कि बहुत ही आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हार्मफुल है। और ये मेलामाइन के कारण ही इसके ऊपर बैन लगाया गया था। और इस मेलामाइन केमिकल को पकड़ने के लिए जब तक कि हमारे सभी पोर्ट पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लैब नहीं बनेंगे, तब तक ये बैन रहेगा ही। आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता है, प्रोड्यूसर भी है, और कंजम्पशन भी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ सालाना 150 मिलियन से ज़्यादा टन दूध का इस्तेमाल होता है, उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, उसके बाद राजस्थान और गुजरात। और अब आज का अगला सवाल, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय मेले, अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया, भारत। अबू धाबी ने बहुत पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि उसके यहाँ जो अभी इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है, उसका जो
चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर होगा वो होगा भारत, इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अबू धाबी और इंडिया के बीच में जिस तरह से अभी जो एक बॉन्डिंग हुई है, जिस तरह से एक स्ट्रेटजिकली इन दोनों के रिलेशन मजबूत हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के प्रिंस के बीच में, तो तब से लगातार अबू धाबी किसी न किसी तरह से भारत को सपोर्ट करता ही आ रहा है। और अब जबकि उन्होंने अपना एक इंटरनेशनल बुक फेयर को वहाँ पे वो प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें कि दुनिया भर से 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, 5 लाख पुस्तकों का प्रदर्शन होगा, वहाँ पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर भारत होगा। ये जो बुक फेयर है ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अबू धाबी में चलेगा। अगला सवाल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे 50 लाख रुपए का मुआवजा, नौकरी और आवास देने का निर्देश दिया? और सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्किस बानो। बिल्किस बानो जो है, जो गुजरात में राइट हुए थे 2002 में, उसकी सबसे बड़ी विक्टिम के तौर पे ये आई हैं। और इनको जो है इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने जो है इन्हें 5 लाख रुपए का हर्जाना जो गुजरात सरकार को बोला था कि आप दे दें, लेकिन बिल्किस बानो ने इसे लेने से मना कर दिया। बिल्किस बानो ने कहा था कि अगर इस तरह का किसी के साथ भी अन्याय होता है तो आपको उसे कुछ एग्जाम्पलरी जो है असिस्टेंस देना होगा, ताकि आगे पीड़ितों को यह हिम्मत हो सके कि वो बड़े से बड़े न्यायालय में जाके उसका दरवाज़ा खटखटाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को ये एक निर्देश दिया कि आप उसे 50 लाख रुपए पैसे दें, साथ में नौकरी और आवास, रहने के लिए आवास दें। आपको बता दूं कि बिल्किस बानो के साथ 2002 के राइट में गैंगरेप हुआ था। इनके फैमिली के जो 7 मेंबर थे, इनकी डॉटर थी, इनके बेटे थे, सबको मार दिया गया था उसी राइट के दौरान। और उसके बाद से ये लगातार ही अपने लिए न्याय की मांग करते आ रही है और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देने की एक पहल तो की ही है। हालांकि जो भी उस रेप में या उस तरह के जो जघन्य हत्याकांड में जो शामिल थे, उस सबको गुजरात सरकार ने सबको पनिश किया। सभी के सभी जेल में हैं, उन्हें कुछ को उम्र कैद भी है, कुछ को फांसी की भी सज़ा सुनाई गई है। फिर भी उसके साथ वो तो सिर्फ एक पार्ट है जस्टिस का। दूसरा पार्ट जहाँ पे एक आदमी ने सब कुछ खो दिया, एक औरत ने जिसके पास अपने डे टू डे के जो उनके जो सस्टेनेंस है उसको करने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं है, तो फिर उनका क्या? तो वो भी जस्टिस का एक पार्ट है। तो एक जस्टिस हुआ जहाँ पे आपको इस बात से दिलासा मिल जाती है कि आपके साथ जिसने गलत किया है या आपके परिवार के साथ, वो भी जेल में है। दूसरा पार्ट ये भी होता है कि आपको उस तरह का कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि आप अपने आप को सस्टेन कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जस्टिस का दूसरे पार्ट को भी पूरा किया। हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश ने रामायण थीम पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसके 70वीं वर्षगांठ को और ज़्यादा सिंबलाइज करने के लिए, चिन्हित करने के लिए रामायण के थीम पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिसे प्रसिद्ध इंडोनेशियाई मूर्तिकार पद्मश्री, जिसे पद्मश्री भारत सरकार ने दिया, बापक न्योमन नुर्ता द्वारा डिजाइन किए गए स्टैम्प में रामायण के एक दृश्य को दिखाया गया जिसमें जटायु ने सीता को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में बहुत जगह जो है, हालांकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्री है, ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिमों के भी जो कुछ नाम है, जो इस्लामिक कल्चरल वहाँ जो जगह है उसका भी रामायण से बहुत ज़्यादा प्रेरित वहाँ पे नाम है। रामायण को वहाँ बहुत ही जो है प्रमुखता से स्थान मिला हुआ है। बहुत सारे आपको मंदिर दिखेंगे, बहुत सारी जगहों पे आपको रामायण से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें दिखेंगी, कुछ ऐसे जगहों को आप देख पाएंगे। तो इंडोनेशिया में एक कल्चरल है जो रामायण को अपने जीवन में आत्मसात करने का एक कल्चर है इंडोनेशिया में। और दूसरी बात कि भारत और इंडोनेशिया के बीच के संबंध को मजबूत और करने के लिए उन्होंने रामायण के ऊपर एक थीम को लेके डाक टिकट को बनाया। और अब अगला सवाल, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब ऑप्शन बी, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हर साल मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी पर काबू पाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक, उनकी जान की रक्षा करना है। इसकी जो स्थापना हुई थी, जब से ये मनाया जा रहा था, ये मई 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई थी। बात करेंगे मलेरिया की, तो यह एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम, ये याद रखना है कि प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलने से होने वाला एक रोग है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते आए हैं। जब इन्फेक्टेड मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो संक्रमण फैलने से उसमें मलेरिया के लक्षण
दिखाई देने लगते हैं। भारत में मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से आए हैं। और अब आज का अगला सवाल, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी 2018 के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी 17वां। 17th पोजीशन पे जो है अभी भारत जो है इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में जो है स्टार्टअप ब्लिंक ने जो 2018 के लिए रैंकिंग जारी की उसमें भारत को 100 देशों में 17वां स्थान मिला है। इससे पहले 2017 में भारत 37वें स्थान पर था। रैंकिंग में यूएसए, यूके और कनाडा पहले 3 स्थानों पर काबिज है। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों को उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग देते समय 1000 शहरों 100 देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। वहीं भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई टॉप 100 शहरों में शामिल है। पिछले वर्ष की बात करें तो भारत में 3800 नए स्टार्टअप लॉन्च किए गए थे। उसी के बाद यह 37 से 17 जो 20 पोजीशन का जो छलांग है वो भारत ने लगाया था। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि सरकार ने जो तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं, स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा योजना है, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से कि आप स्किल सीख सकते हैं, आप पैसे लेके अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप को जो फंडिंग मिलती है उसके ऊपर 3 साल का टैक्स हॉलीडे है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये रैंकिंग में जो बढ़ा है भारत का स्थान वो उसमें ये सारे जो है चीज़ें शामिल है। और अब आज का अंतिम और 8वां सवाल, वेकअप लाइफ इज कॉलिंग किताब किसने लिखी है? और सही जवाब है ऑप्शन सी प्रीति शेनॉय। प्रीति शेनॉय एक वेल नोन ऑथर हैं जिन्होंने वेकअप लाइफ इज कॉलिंग किताब लिखी। और अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले ही कि अबू धाबी जो इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल हो रहा है उसमें प्रीति शेनॉय को भी बुलाया गया है इस किताब के बारे में बात करने के लिए, वेकअप लाइफ इज कॉलिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस सेंस में। इन्हें जो है भारत में सबसे अधिक बिकने वाले शीर्ष 5 लेखकों में शामिल किया गया है। वहीं भारत में सबसे प्रभावशाली हस्तियों की फोर्स की जो सूची थी उसमें भी शामिल है प्रीति शेनॉय। तो दोस्तों खत्म होता है आज का ये पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल भी रखेंगे। मैंने आपसे पूछा था विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 अप्रैल। पहला विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। यूनेस्को ने यह तारीख तय की थी। इस तारीख के साथ एक खास बात यह है कि विलियम शेक्सपियर समेत कई महान लेखकों की पुण्यतिथि और पैदाश की सालगिरह है। विलियम शेक्सपियर का निधन 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। तो स्पेन के विख्यात लेखक मिगेल डे सर्वांटिस का निधन भी इसी दिन हुआ था। और यही सब मिला जुला के उसके बाद से जो है यूनेस्को ने 23 अप्रैल से जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस मनाने का फैसला किया। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। सवाल है क्रोनोस किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पे आप हमें लिख के दीजिए। अपने फीडबैक भी हमसे आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में बताएं। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर आप लोग इस पर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिले। करंट अफेयर्स से और जुड़े रहने के लिए आप हमारा जो जागरण जोश का करंट अफेयर्स ऐप है वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और देखते रहें जागरणजोश.com।